हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथडिक्शन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल भी है पृथ्वीराज चौहान का। बचपन से हमने इनका सीरियल भी देख रखा है और कुछ स्टोरीज भी पढ़ रखी है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो इनका जो रियल नाम था वो था पृथ्वीराज टू या राय पिथौरा। ये ऑप्शंस में भी आ जाते हैं समटाइम्स। इनकी जो डायनेस्टी थी वो थी चायमना। इनकी जो डायनेस्टी थी, राजवंश था जो उनका नाम था चायमना, ठीक है। इनके फादर जो थे उनका नाम था सोमेश्वर चौहान एंड मदर का नाम था कर्पूरी। ये दोनों की मैरिज कैसे हुई, इनके पेरेंट्स की मैरिज कैसे हुई, हम उनके बारे में भी जानेंगे। इनके जो पेंटर थे, जो इनकी पेंटिंग करते थे, इनको चित्र रूप में फॉर्म में बनाते थे, उनका नाम था अनिरुद्ध। इनका भी बहुत बड़ा रोल है पृथ्वीराज चौहान की शादी में, राइट। इनके जो बचपन के दोस्त थे वो पोएट थे। सो पोएट फ्रेंड का नाम है चंद बरदाई। इन्होंने ही पृथ्वीराज राशो लिखा है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। वो उनके बचपन के दोस्त भी थे और पोएट भी थे। यही हैं वो जो हेल्प करते हैं पृथ्वीराज चौहान की गौरी को मानने के लिए, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम था संयोगिता। मैं इनका इंट्रोडक्शन, लाइक फैमिली इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इन्हीं का बहुत बड़ा रोल है इनकी जो लाइफ है, जो स्टोरी है इनकी, उसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनकी स्टोरी जानते हैं आखिर कैसे पृथ्वीराज चौहान एंड संयोगिता की मैरिज हुई, सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी की कैसे मैरिज हुई, इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, किसमें ये सक्सेसफुल रहे, ये अंधे कैसे हुए, इनकी मृत्यु कब हुई, किसने जान ली इनकी, इस सारी चीज़ के बारे में हम अभी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमने पृथ्वीराज चौहान की फैमिली के बारे में जान लिया, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उनकी वाइफ का नाम, दोस्त का नाम, पेंटर का नाम, राइट। इनकी कहानी स्टार्ट कैसे होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। अजमेर के राजा आनंदपाल, अजमेर के जो राजा थे आनंदपाल, उनकी बेटी का नाम था कर्पूरी। कर्पूरी पृथ्वीराज चौहान की माँ का नाम था, राइट। तो अजमेर के राजा जो आनंदपाल थे, उनकी बेटी थी कर्पूरी, जिनका विवाह दिल्ली के राजा सोमेश्वर चौहान से हुआ था, ठीक है, ओके। और कन्नौज के एक राजा थे जिनका नाम था जयचंद। इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है पृथ्वीराज चौहान को मानने में। कन्नौज के राजा जयचंद थे और दिल्ली का, पहले दिल्ली का नाम था इसका, दिल्ली नहीं था, दिल्ली का के राजा थे सोमेश्वर चौहान। दिल्ली एंड कन्नौज से एक रिवर, यमुना रिवर क्रॉस करती थी, जिस कारण से कन्नौज एंड दिल्ली के बीच में परस्पर संबंध सही नहीं थे, मतलब लड़ाइयाँ होती रहती थी, लड़ाई होने का सोच रहे थे, युद्ध करने का। जो दिल्ली का के राजा सोमेश्वर चौहान है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, और जो कन्नौज के राजा जयचंद्र थे वो थोड़ा सा सोमेश्वर चौहान से कम थे। तो उन्हें हेल्प चाहिए थी आसपास के राजा की। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कर्पूरी से शादी कर लूँ। जयचंद्र सोचा क्यों ना मैं कर्पूरी से शादी कर लूँ। कन्नौज के राजा जो जयचंद थे वो चले गए अजमेर। कहाँ चले गए? अजमेर। किस लिए गए? आनंदपाल जी से अपनी उनकी बेटी का रिश्ता लेने। किसका रिश्ता लेने? कर्पूरी का रिश्ता लेने चले गए थे। बट आनंदपाल जी को सोमेश्वर चौहान काफ़ी पसंद आए, क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे सोमेश्वर चौहान एज कंपेरिजन टू जयचंद। उन्होंने मैरिज के लिए मना कर दिया कर्पूरी की जयचंद से, एंड कर्पूरी का विवाह सोमेश्वर चौहान से करा दिया। ये जो कर्पूरी मैम है वो चली गई दिल्ली का, सोमेश्वर चौहान जी से इनकी मैरिज हो गई, ठीक है। सोमेश्वर चौहान एंड कर्पूरी के शादी होने के बाद पृथ्वीराज चौहान, है ना, जन्म लिए। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम सोमेश्वर चौहान एंड कर्पूरी पड़ा, ठीक है, इनकी स्टोरी। अब क्या हुआ, क्योंकि आनंदपाल जी की कोई मतलब पुत्र तो था नहीं, यानी कि अब सोमेश्वर चौहान जी को ही दिल्ली एंड अजमेर दोनों संभालना था। दोनों के सैनिक, आर्मी सब उन्हीं के साइड हो गई। अब कन्नौज और भी क्या पड़ गया? कमज़ोर पड़ गया। तो अब लेकिन जयचंद को तो बदला लेना था। पहली बात तो ये यमुना नदी के कारण लड़ाइयाँ होती थी, और दूसरी बात कर्पूरी से उनकी मैरिज नहीं हो पाई, राइट। फिर उसने प्लान बनाया। अभी तो वो शांत पड़ गया था, क्योंकि उसके सामने वो जिसे युद्ध करना चाहता था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो चुकी थी, क्योंकि दिल्ली एंड अजमेर जो था मिल चुका था, ठीक है। अब जयचंद भी शादी कर लेते हैं,
तो उनकी जो पुत्री होती हैं वो होती हैं संयोगिता। संयोगिता मैंने अभी बताया था, पृथ्वीराज चौहान की वाइफ का नाम था संयोगिता। सो जयचंद्र की पुत्री का नाम होता है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, जयचंद्र की पुत्री का नाम होता है संयोगिता, ठीक है। सो एक पेंटर थे, मैंने बात की थी पेंटर की, उनका नाम था अनिरुद्ध। पेंटर हर जगह जाएंगे, राजाओं की पेंटिंग बनाएंगे, ठीक है। तो सोमेश्वर चौहान के यहाँ भी पेंटिंग बनाई इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। तो वो एज अ शो पीस वो दिखाने के लिए रखते थे कुछ। तो जब वो जयचंद्र के पास आए पेंटर अनिरुद्ध, तो उन्होंने अपनी कला दिखाई, है ना। वहाँ पे उन्होंने संयोगिता की पेंटिंग बनाई। संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर देखी, पेंटिंग देखी, उन्हें वो पसंद आए। सो अनिरुद्ध जी से बहुत ज़्यादा ही उनके बारे में पता किया। तो उन्होंने बोला कि क्यों आप इन्हें नहीं जानती, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, इन्हें शब्दवाण वेदी विद्या आती है, शब्दवाण वेदी विद्या आती है, यानी कि सुनकर वो युद्ध कर सकते हैं, तीर चला सकते हैं। ये शिक्षा उन्होंने भीलों से सीखी है। कहाँ से सीखी है? भीलों से सीखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुई संयोगिता की, वाओ कुछ है, तो बात तो कुछ है। सो संयोगिता ने अपनी तस्वीर भी बोला कि आप प्लीज़ पृथ्वीराज चौहान को दिखाइएगा। तो अब अनिरुद्ध जो है पेंटर हैं, वो जाते हैं दिल्ली का, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी को दिखाते हैं, काफ़ी पसंद आती उन्हें भी। इस प्रकार से ये लोग एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं, है ना। उस टाइम पे फ़ोन तो होते नहीं थे, सो ये लोग लेटर्स थ्रू पिजन, है ना, स्टार्ट कर दिया, इन दोनों प्रेम में पड़ गए। फिर एक दिन क्या होता है, संयोगिता की जो मदर, उन्हें पता चल जाता है कि ये दिल्लीका के सोमेश्वर चौहान के बेटे को डेट कर रही हैं। इन्होंने जयचंद्र को बता दिया। जयचंद्र परेशान कि सोमेश्वर ने, मैं जिसके लिए रिश्ता लेने गया था कर्पूरी के लिए, तो वो ले गया, अब मेरी बेटी उसका बेटा, ये सब हो रहा है। तो अब वो युद्ध की प्लानिंग करने लगा, वो अब क्या करूं मैं। तो उसने संयोगिता का स्वयंवर रचाया। जब वो संयोगिता का स्वयंवर रचा रहे थे, तभी पृथ्वीराज चौहान जी एंटर करते हैं। वो संयोगिता हाल लेके खड़ी रहती हैं, किसे डालूं। तो तभी वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी आते हैं और उनके गले पे वो माला डाल देती है। इस प्रकार उनकी कुछ मैरिज होती है, लव मैरिज कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान एंड संयोगिता की शादी हुई, जिसके कारण जयचंद और भी ज़्यादा एंग्री हो गए, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए। ऑब्वियसली बेटी भी चली गई और उन्हें युद्ध करना था, अब वो करे क्या। वो डायरेक्ट तो अब दिल्लीका पे आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बेटी भी वहीं पे रहती है। तब यहाँ पर उन्होंने गौरी को लेटर लिखा। गौरी, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, कुतुबुद्दीन काकी के जो स्लेव या कमांडर थे मोहम्मद गौरी, उनको लेटर लिखा कि आप इन पे हमला करो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बट आई विल सपोर्ट यू, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो बोला कि ठीक है ना। तब मोहम्मद गौरी ने दिल्लीका पे आक्रमण किया, ठीक है। उस आक्रमण को कहते हैं बैटल ऑफ तराइन 1। एक सेकंड, यस ये लिखा हुआ है, ठीक है। उस युद्ध को 1191 को बैटल ऑफ तराइन 1 हुआ, जहां पर पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। किससे? मोहम्मद गौरी से जीत जाते हैं, ठीक है, ओके। या पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं मोहम्मद गौरी से। और फिर यहाँ पे वापस से मोहम्मद गौरी हार जाता है। और फिर क्या होता है, वापस से जयचंद्र जी गौरी से या कुतुबुद्दीन काकी को लेटर लिखते हैं, यदि आप पृथ्वीराज चौहान जी को हरा देते हैं, गौरी से कहते हैं यदि आप पृथ्वीराज चौहान जी को हरा देते हैं, देन दिल्लीका आपकी हो जाएगी, अजमेर मेरा हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का ही था, दिल्ली भी था, अजमेर भी था। तो दोनों ने सोचा यदि आप उसको हराएंगे तो अजमेर आप ले लेना, दिल्ली मैं ले लूँगा। ऐसे ही बात हुई। बोले ये तो बहुत अच्छी डील है। तो वापस से 1192 में, यस यहाँ लिखा हुआ है, 1192 में बैटल ऑफ तराइन 2 होता है। बैटल ऑफ तराइन 2 होता है, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। कैसे जीतता है उसकी बात हम करेंगे। इन्होंने वापस से चक्रव्यूह रचा। कैसा चक्रव्यूह? पृथ्वीराज चौहान के जो कमांडर होते हैं, उनके आगे जो लगे होते हैं, उनके हाथी के सामने, राइट, ये जो कमांडर्स होते हैं यहाँ पे दोनों राजाओं के बीच में,
इनको कुछ सिक्के देके, ये जो आर्मी होती है इनको कुछ लालच देके इनका अपने साइड कर लिए। इस प्रकार से गौरी के जो भी सैनिक थे वो आक्रमण कर दिए और पृथ्वीराज चौहान को हिरासत में ले लिए, कैदी बना लिए। इस प्रकार से मोहम्मद गौरी बैटल ऑफ तराइन 2 जीतता है, ना कि 1 पृथ्वीराज चौहान ही जीतते हैं और बैटल 2 जो होता है वो गौरी जीतता है। फिर क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ज़रूर उनकी हिरासत में आ गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो तब भी सर नीचे नहीं कर रहे थे, अपनी आयु घूर रहे थे उन्हें, गौरी को। तो गौरी ने गुस्से में आके उनकी दोनों आंखें निकाल दी। बड़ा जालिम था ये गौरी। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल दी और पृथ्वीराज चौहान और जो उनके बचपन के दोस्त थे चंद्रबरदाई, पोएट फ्रेंड, उन दोनों को अफगानिस्तान ले गया अपने साथ बंदी बनाकर। बहुत ही बुरी तरह से उन्हें ट्रीट किया गया था। फिर इसके बाद क्या होता है, अब करे तो क्या करे, राइट। अब मोहम्मद गौरी को लालच आ गई कि अरे अजमेर मेरा हो गया, अब दिल्ली भी चाहिए, तो अब वो जयचंद पे ही हमला बोल देता है। बैटल ऑफ चंदेवर 1194 को होता है ये युद्ध, और गौरी जयचंद्र को हरा देता है, क्योंकि जयचंद्र भी अब ओल्ड हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, बेटी का विवाह भी हो गया था इनकी, राइट। तो 1194 में चंदेवर, बैटल ऑफ चंदेवर में जयचंद्र को हरा दिया जाता है गौरी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो चंद्रबरदाई होते हैं वो पोएट होते हैं और पृथ्वीराज चौहान की आंखें नहीं होती है, बंदी होते हैं। तो चंद्रबरदाई जी जो हैं उनके दोस्त कहते हैं मैं अपनी पोयम के थ्रू आपको, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को शब्दवाण वेदी विद्या आती रही, राइट, यानी कि वो सुनेंगे यदि कि यहाँ पे मारना है निशाना तो वो मार देंगे बिना देखे, सुन के केवल, राइट। तो फिर वही हुआ कि उनके दोस्त ने और उन्होंने प्लान बनाया कि अब तो मरना ही है, क्योंकि हम कैदी बन चुके हैं, क्यों ना एक ट्राई करें। तो चंद्रबरदाई ने बोला कि मैं अपनी पोयम के थ्रू आपको बताऊंगा कि गौरी कहाँ पे है, आप कैसे आक्रमण करोगे उस पर। तो फिर यही प्लानिंग थी। तो जब गौरी से पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई, ऐसा कहा जाता है कि वो चंद्रबरदाई की पोयम सुनकर, कुछ पोयम्स हैं कि 4 नग दूर 24 अंगुल ऊपर, ऐसे कुछ पोयम हैं, चंद्रबरदाई जी बताते हैं, वो बोलते हैं और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी निशाना मार देते हैं और ऐसे ही मोहम्मद गौरी की हत्या होती है। और मोहम्मद गौरी अप्रॉक्स 1194 में तो जयचंद्र को रहता, अप्रॉक्स 1200 में मोहम्मद गौरी मर जाता है। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की कहानी है। काफ़ी दर्दनाक मृत्यु हुई उनकी, बट उनकी जो शिक्षा है शब्दवाण वेदी विद्या, उनके कारण वो गौरी को तो मार ही दे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी उनकी मैरिज, उनकी मदर पेरेंट्स की मैरिज। युद्ध उनके 3 थे, बैटल ऑफ तराइन 1 जिसमें वही जीतते हैं, ये आता है एग्जाम में। तराइन का युद्ध, पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और 2 किसके बीच हुआ, कौन जीतता है। अब कौन जीतता है यदि पूछ ले तो आपको तो लगेगा पृथ्वीराज चौहान का काफ़ी नाम सुना है, वही जीते होंगे, नहीं, मोहम्मद गौरी जीतता है 2। तो इस प्रकार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, लाइक पूछ सकता है। इसमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं बताती हूँ। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम सोमेश्वर चौहान एंड कर्पूरी। कर्पूरी के फादर का नाम आनंदपाल। कर्पूरी कहाँ की राजकुमारी थी, अजमेर। कन्नौज के राजा कौन थे, जयचंद्र। दल्हिका के सोमेश्वर चौहान। इनकी डायनेस्टी कौन सी थी, चहनमा। पेंटर का नाम अनिरुद्ध। पोएट फ्रेंड किसने पृथ्वीराज राज को लिखा है, चंद्रबरदाई। जब यदि हम कोई चीज़ स्टोरी फॉर्म में सुनते हैं ना, वो हमें भूलती दें, क्योंकि इंटरेस्टिंग लगती है कि वाह, हम सारी चीज़ें इमेजिन करते कि कैसे उनकी हत्या हुई होगी, कैसे वो आँख निकाला होगा, कैसे वो बिना आँख के पोयम सुन के युद्ध किए होंगे और गौरी को मारे होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। तराइन का युद्ध, दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते हैं, दूसरा गौरी जीतता है। सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं। आप एक बार जाके इसका प्रैक्टिस करना, या फिर
ऑब्जेक्टिव सर्च करना कि पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड ऑल ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जाम्स, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला आने वाला। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, बहुत सारी मुग़ल डायनेस्टी, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें, और वहाँ से हमारा कंप्लीट होगा मिडिएवल हिस्ट्री। बहुत सारे, अभी दिल्ली सल्तनत भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू सो मच। आई होप मैं आपको कुछ चीज़ें समझा पाई हूँ। मुझे भी समझने में काफ़ी टाइम लगा, मुझे स्टार्टिंग में इंटरेस्ट भी नहीं था हिस्ट्री में, बट जब मैंने ये सारी स्टोरी सुनी ना तभी मुझे इंटरेस्ट जागा। सो मुझे पता है आपको भी इंटरेस्ट नहीं आता होगा, बट आप यदि ये स्टोरी डेली एक एक सुनते हो मेरे वीडियो से या कहीं से भी, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको लगेगा वाओ ऐसा भी होता था, हमने तो सिर्फ सुना है, आज रियल में लग रहा है कि हाँ ऐसा होता था, रियल है, काफ़ी अच्छा लगने वाला है। फिर आपको हिस्ट्री आपकी शायद फेवरेट भी हो सकती है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने बताई हैं, काफ़ी ये नहीं कि मैंने पूरी हिस्ट्री ही आपको बताने वाली हूँ, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बताई है। आप जाके ऑब्जेक्टिव लगाना में भी आपकी हेल्प हो पाए इससे, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।